हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन एनसीईआरटी कक्षा 6 इतिहास के क्रम में यह 10वां वीडियो है। आपने 9 वीडियो देख रखी होंगी। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो, जिसमें नए साम्राज्य और राज्य के बारे में है। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रहे हरसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसमें प्रशस्ति कहते हैं। यह संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। गौतमीपुत्र सतकर्णी के प्रशस्ति के बारे में आपने पढ़ा है, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व अधिक बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है कि कवि ने हमेशा राजा एक योद्धा हैं, युद्ध जीतने वाले राजा हैं, विद्वान और उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रशंसा की है। यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में बताया है। प्रशंसा में लंबे लंबे वाक्य लिखे हैं। इसका एक अंश यहाँ है। जिसका शरीर युद्ध के मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य हथियारों में लगे घावों के दाग से भरे हैं होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ता है। पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल दिखेंगे, कुछ बैंगनी और नीले रंग के भी दिखेंगे। कौन सा है? प्रश्न संख्या 105। ये जो पूरा क्रम है इसमें आपको दिख रहे होंगे लाल रंग के जो है, कुछ बैंगनी और नीले। इसके बारे में पढ़ते हैं कि मानचित्र में अगर देखते हैं तो हरे रंग से रंगा गया है क्षेत्र है। उसके पूर्वी समुद्री तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु देखेंगे। उसी तरह कुछ बैंगनी क्षेत्र नीले रंग के भी मिलेंगे। मानचित्र में प्राप्त जानकारियों के आधार पर हरसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर राज्यों में साम्राज्यों में मिला लिया है। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र में लाल बिंदु दिखाए गए हैं। इन सब के हार जाने के बाद जो समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था, समुद्रगुप्त ने फिर से शासन की अनुमति दी। पड़ोसी देशों का अंतर्घेरा बैगनी रंग से रंगा है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम कई गण और संघ थे। समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके के शासक नीले रंग से रंगा गया है। संभवतः कुषाण एवं शक थे, श्रीलंका के शासक थे। समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की है, उसकी पुत्रियों का विवाह उससे किया है। मानचित्र में प्रयाग, उज्जैन और पाटलिपुत्र गुप्त शासन के प्रमुख केंद्र थे। कहाँ पे है? इसमें देखिए प्रयाग ये यहाँ है, पाटलिपुत्र उधर है, और तीसरा कौन सा था? तीसरा है उज्जैन, जो कि यहाँ नीचे है। अब विक्रम संवत के बारे में पढ़ते हैं। तो 58 ईसा पूर्व के प्रारंभ में विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम पर जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इनको बोलते थे, इसलिए विक्रम संवत कहा गया। इनमें शकों के विजय के प्रतीक के रूप में संवत की स्थापना की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी परदादा, दादा, पिता, माता के बारे में बताती है। माँ कुमारी देवी लक्षवी गणराज्य की थी। पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी उपाधि धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। उनका आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश के महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में उनके बाद के शासकों और उनके बेटे समुद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से ही भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेख और सिक्कों को पता चलता है कि पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम सशक शासक को प्रसादित किया था। बाद में ऐसा विश्वास है कि उनके दरबार में विद्वानों से भरा हुआ था। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह अन्य शासकों के बारे में जीवनी से पता चलता है। राजा हर्षवर्धन करीब 1400 साल पहले शासन कर रहे थे। दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी। हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए राजा बनने तक का वर्णन किया। चीन यात्री श्वेतसांग, जिनके बारे में पीछे हमने पढ़ रखा है, काफ़ी समय तक हर्ष के दरबार में रहे और वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु के पर थानेसर के राजा बने।
उसके बहनोई कन्नौज के शासक थे। बंगाल के शासक ने उन्हें मार दिया। हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा समौता बंगाल को जीत कर और पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी पार कर दक्कन की ओर रुख किया तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्ण और तुंगभद्रा के बीच में था। मतलब आप लोकेशन क्लियर कर लीजिए। पल्लवों का राज्य था कांचीपुरम के आसपास कावेरी नदी के डेल्टा के तक फैला था, जबकि चालुक्य कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में थे। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्यापारिक केंद्र था, बहुत महत्वपूर्ण। धीरे धीरे धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहते थे, राजधानी को निशाना बनाते थे, जो समृद्ध शहर हुआ करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा हुए। उनके बारे में हमें दरबारी कवि रविकीर्ति से प्रशस्ति से पता चलता है। उनके पूर्वज खासतौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रविकीर्ति के अनुसार पूर्व एवं पश्चिम के दोनों समुद्र तटीय इलाकों पर अपने अभियान चलाए थे और इसके अतिरिक्त हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। हर्ष का अर्थ है आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण भी किया। कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी उन्हें। चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई में दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों ने को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंश के राजाओं ने समाप्त कर दिया। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राज्यों को भूमिकर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे नए बदलाव आए। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए गए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद अनुवांशिक बनाए गए, अर्थात बेटे के पिता का पद मिलता था। कवि हर्षेड अपने पिता की तरह महादंडनायक मुख्य न्यायाधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों का कार्य करता था। हर्षेड महादंडनायक के साथ साथ कुमार आमात्य थे, एक महत्वपूर्ण मंत्री, एक संधि विग्रहिक, युद्ध और शांति के विषयों के मंत्री भी रहे। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। स्थानीय प्रशासन में नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर, शहर के व्यापारी सार्थवाह यानी कि व्यापारियों काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों का प्रधान जैसे लोग होते थे। कौन कौन से? नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी, सार्थवाह होता था व्यापारियों काफिले का नेता, प्रथम कुलिक। ये सब क्वेश्चंस पिक हुए हैं पेपर में। प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार, कायस्थों के यानी लिपिकों का प्रधान। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। उनके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनसे कुछ भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे और वे सेना और घोड़ों का देखभाल करते थे। युद्ध के हथियार भी जुटाते थे। ये व्यक्ति सामंत कहलाए। जहाँ कहीं शासक दुर्बल होते थे, सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानों पर सभाओं का जिक्र है, जिसमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, सभा कहते थे। ये सभाएं उपसमितियों के लिए सिंचाई, खेतीबाड़ी और विभिन्न सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों के देखभाल के लिए काम करती थी। इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे। वे उर नामक ग्राम सभा के होने की बात की गई है। नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। संभवतः सभाओं के धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों को व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। उस जमाने के आम लोग जनसाधारण के जीवन थोड़ी झलक कुछ नाटकों में मिलती है। कालिदास के नाटकों में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा का अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई देती हैं। उनका प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में
में गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। इस लाइन को भी पढ़ते हैं कि मछुआरे को कीमती अंगूठी मिली। अंगूठी राजा के शकुंतला को भेंट की, पर दुर्घटनावश एक मछली निकल गई। मछुआरा उस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा। द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया। मुख्य पुलिस अधिकारी भी उसे बहुत बुरी तरह पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला द्वारपाल मछुआरे के इनाम को कुछ हिस्सा हड़पने के लिए शराब खाने चल पड़े। चीनी यात्री फायान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जो ऊंचे और शक्तिशाली लोगों को अछूत मानते थे। शहरों को बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन शहरों के में शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह किया जाता था। ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। इस आवाज़ सुनकर लोग सतर्क हो जाएं और छू जाने से किसी प्रकार के संपर्क से बचें। एक जगह बाण भट्ट ने अपने अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया है। राजा को बड़ी सेना साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। हथियारों में अतिरिक्त रोजमर्रा के प्रयोग की चीज़ें, बर्तन, आब साफ, सोने का पायदान, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, गोश्त, मसाले, विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती थी। सारी चीज़ें ठेले, गाड़ियों, ऊँटों, हाथियों का सामान ढोते थे। जानवरों पीठ पर लाद कर ले जाते थे। संगीतकार नगाड़े, बिगुल, तुरही बजाते थे। रास्ते में पड़ने वाले गाँव में उनका सत्कार होता था। दही, गुड़, फूलों को उपहार मिलते थे। जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते ताकि अपनी शिकायत का अनुरोध कर सकें। वे सेनाएं अपने पीछे विनाश, विध्वंस निशानी छोड़ जाती थीं। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे। व्यापारियों के काफिले में जुटे बैल हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। अब अन्यत्र पाते हैं। मरुभूमि होते हुए भी सदियों तक अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र रहा। दरअसल अरब व्यापारी नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब में रहने वाले लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले के थे। मुख्य रूप से ऊँट से आश्रित थे, क्योंकि एक ऐसा मजबूत जानवर जो मरुभूमि में स्वस्थ रहे। 14 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म का शुभारंभ किया। ईसाई धर्म के एक धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उसके बाद सभी को समान माना। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश है। मुसलमान स्त्रियों पुरुषों के लिए विश्वास रखने के लिए रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए दान देने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह के ने इन सब के लिए क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों तक इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, भारत तक फैल गया। अरब नाविक जो उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों में पहले परिचित थे, वे अपने साथ इस धर्म को ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 13 साल पहले सिंध को जीत लिया। इसके बाद कुछ इसमें जो तिथियां थी, गुप्त वंश की शुरुआत 17 साल पहले हुई। हर्षवर्धन का शासनकाल 14 साल पहले शुरू हुआ। इस चैप्टर में इतना ही, तो फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।